हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, दिस वीडियो इज वेरी 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 स्पेशल उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है फॉर सिक्योरिटी लॉज डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर आई विल बी कवरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू योर ऑल चैप्टर्स विच आर गिवन इन सप्लीमेंट विच इज पब्लिश्ड बाय आईसीएसआई। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि पेपर में सप्लीमेंट बेस्ड काफ़ी सारे अमेंडेड प्रोविजंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसे में अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे या उसको आप अच्छे से अलग से हाईलाइटेड नहीं देखेंगे तो मे बी वहां पर आप रिस्क ले रहे हो फॉर 10 to 12 मार्क्स, राइट। तो सबने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को पेपर से पहले ज़रूर 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 देखना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा भी होगा कि पुराना वाला याद आएगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, राइट। ये असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर्ड है, आप सबको मालूम है आपके ग्रुप्स के अंदर, तो वहां से असाइनमेंट को देख लीजिएगा और वीडियो को साथ में आप देखिएगा तो आई एम श्योर कि आप लोगों का सारा यहाँ पे कवरेज हो जाएगा। चलिए, सो गाइस, यहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी से कवर अप करेंगे। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँ बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस राइट नाउ फॉर यू, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ कोप अप करिएगा, राइट। चलिए, तो पहली अमेंडमेंट जो है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वीसीएफ। आप सबको मालूम होगा कि वीसीएफ की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो सारी डेफिनेशन एज इट इज है, बस उसमें ना एक वर्ड इंक्लूड हो गया है, दैट इज माइग्रेटेड वीसीएफ। सो वीसीएफ कौन होते थे, आपको याद ही होगा, ये वो एआईएफ होते थे जो कैटेगरी 1 के अंदर कवर होते थे, ठीक है ना। और इनका मेन मकसद क्या होता था, अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाना, जो स्टार्टअप्स है, जो नया प्रोडक्ट नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे वीसीएफ्स होते हैं। तो जब आप वीसीएफ की डेफिनेशन आप चेक कर लीजिएगा अपने बुक में, सेम यही लिखी हुई है। वीसीएफ मींस एआईएफ which invest primarily in unlisted securities of startups, emerging early stage venture capital undertaking, mainly involved in new product, new services, new technology, IPR based activity and shall include angel fund। यहां तक आपने पढ़ा होगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें एक वर्ड ऐड हो गया, क्या, shall include angel fund तो पहले से था, एंड माइग्रेटेड वीसीएफ, यानी कि एक वर्ड ऐड हो गया है, माइग्रेटेड वीसीएफ। मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करा देता हूं। हमने एआईएफ पढ़ा था, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। उसमें 3 कैटेगरीज होती थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 1 थी उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंड्स आते थे, उनमें से एक फंड होता था वीसीएफ, जिसका काम था प्राइमरली टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टार्टअप्स के अंदर, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। और इसमें इंक्लूडेड थे एंजल फंड्स। अब इसमें क्या इंक्लूड हो गया, माइग्रेटेड वीसीएफ। बच्चा कह रहा है सर ठीक है समझ आ गया, एक वर्ड ऐड हुआ है, लेकिन माइग्रेटेड वीसीएफ कौन होते हैं। यस, तो वो आप समझ लेंगे। सर एक्चुअली में ना वीसीएफ जितने भी थे वो पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते थे सेबी वीसीएफ रेगुलेशन 1996 में। बाद में जब ये एआईएफ रेगुलेशन लाया गया 2012 में, तो जितने भी वीसीएफ अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते थे वो करवाते थे सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले क्या होता था, सेबी वीसीएफ रेगुलेशन 1996, बाद में सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012। तो व्हाट वी सॉ कि लोग पहले यहां पे रजिस्टर्ड थे और जब ये आ गया तो लोगों ने यहां पे अपने आप को रजिस्टर कराना शुरू कर दिया अंडर वीसीएफ कैटेगरी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ वीसीएफ यहां रजिस्टर्ड है और कुछ वीसीएफ यहां रजिस्टर्ड है। अब दोनों में रेगुलेशंस तो अलग लग रही हैं, तो मॉडरेशन लाने के लिए उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये वाले जितने भी लोग हैं इन्हें हम 12 महीने का समय देते हैं और इन्हें बोलते हैं कि आप अपने आप को यहां से यहां पर माइग्रेट कर लीजिए। तो जितने भी ऐसे वीसीएफ जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड थे किसमें, सेबी वीसीएफ रेगुलेशन 96 में, एंड नाउ दे आर माइग्रेटेड, सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड हो जाते हैं किसमें,
सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012 में उन्हें नाम दे दिया गया माइग्रेटेड वीसीएफ, और ऐसे लोगों को इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया। सिंपल हो गया ना। तो माइग्रेटेड वीसीएफ की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है फॉर 2 मार्क्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज माइग्रेटेड वीसीएफ, वो फंड जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड कहां पे था, एज वीसीएफ अंडर सेबी वीसीएफ रेगुलेशन 96, एंड सब्सिक्वेंटली वो रजिस्टर्ड कहां पे हो गया, सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012 एज सब कैटेगरी ऑफ वीसीएफ कैटेगरी 1 एआईएफ। खत्म। ठीक है, डन। सर अमेंडमेंट नंबर 2, बस सर इतना ही है। यस, सिंपल है मेरे बच्चे। अमेंडमेंट नंबर 2 देखो क्या। सर जब हम एआईएफ की 3 कैटेगरीज पढ़ते थे 1 2 3, तो आपको याद होगा जो 3 था ना, वो इन्वॉल्व था किसमें, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जो लिवरेज यूज करता था, बोरोइंग यूज करता था। कैटेगरी 2 क्या था, जो ना 1 है ना 3 है, और ना ही वो किसी तरह के लिवरेज या बोरोइंग यूज करता था अदर देन, उसमें 2 एक्सेप्शन होती थी। पहला, टू मीट डे टू डे ऑपरेशन, दूसरा एज बीइंग नोटिफाइड अंडर द रेगुलेशन। मतलब क्या है, कैटेगरी 2 लिवरेज और बोरोइंग जनरली नहीं लेता। 2 एक्सेप्शंस थी। एक, टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, या फिर अगर रेगुलेशन परमिट करेगा तो क्या वो लिवरेज या बोरोइंग ले लेगा। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये जो हमने परमिशन दिया था ना, टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये हम हटा रहे हैं। इसका मतलब कैटेगरी 2 अब से लिवरेज या बोरोइंग तभी करेगा अगर वो परमिटेड होगा अंडर दीज रेगुलेशन। दैट्स इट। समझ आ गया। तो पहले क्या था, डे टू डे ऑपरेशन के लिए तो वो ले ही सकता था, और अगर परमिटेड होगा तो भी ले सकता था। अब उन्होंने कहा डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो अब अगर इनको लिवरेज या बोरोइंग करनी है तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे करेंगे। वो कब, सर अगर इन केस, हाँ जी, अगर इन केस वो परमिटेड होंगे बाय दीज रेगुलेशंस। खत्म। तो कौन से लाइन डिलीट हो गई है, टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये ऑमिट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो एक बारी आप अपने असाइनमेंट खोल लीजिए, बस लाइन डिलीट कर दीजिए, हो गई अमेंडमेंट। ठीक है सर। थर्ड अमेंडमेंट क्या है, बीटा वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया। सर आप सबको मालूम है सेटलमेंट साइकिल पहले T+2 होती थी, यानी कि अगर मैं आज कोई शेयर खरीदूंगा तो मेरे डीमैट अकाउंट में परसों आएगा। फिर इसको रिड्यूस करके T+1 बनाया गया, अब इसको T+0 बनाया गया। T+0 का मतलब है सेम डे। अब ये एक बीटा वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस बीटा वर्जन के अंदर सिर्फ 25 स्क्रिप्ट्स को लिया गया है, यानी कि एक तरह से ट्रायल मोड है। सो सेबी चाह रहा है कि हम लोग T+0 सेटलमेंट साइकिल करें। कोई आदमी अगर सुबह शेयर खरीद रहा है तो सेम डे उसके डीमैट में आ जाने चाहिए। दैट्स इट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा वर्जन ऑफ T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल टू ऑप्शनल बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2024 इन एडिशन टू T+1। यानी कि सिर्फ क्योंकि ये ट्रायल है 25 स्क्रिप्ट्स पे है, तो इसका मतलब बाकी सभी स्क्रिप्ट्स पे आज भी क्या लगेगा, T+1 लगेगा। ठीक है। द बीटा वर्जन इज इंट्रोड्यूस ओनली फॉर 25 स्क्रिप्ट्स। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं ये पेपर के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि सप्लीमेंट में दिया था तो इसलिए रीड करा। फोर्थ, मीनिंग ऑफ बैंकर टू इशू। देखिए बैंकर टू इशू, अगर आपने इंटरमीडिएट्स का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे आपने बैंकर टू इशू की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो डेफिनेशन पूरी सेम है, बस इसके अंदर एक लाइन ऐड की गई है। तो बैंकर टू इशू कौन होता है, वो तो आपको आपने आईसीडीआर में पढ़ा ही हुआ है। आपको मालूम है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेकर आती है तो वहां पर क्या हम लोग बैंकर टू इश्यूज को अपॉइंट करते हैं। तो बैंकर टू इश्यूज कौन होते हैं, ये शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं या एनी अदर बैंकिंग कंपनी होती है कैरिंग ऑन द एनी ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूडिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज ये लोग कैरी करते हैं। ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को आराम आराम से देखते हैं, इजी है। पहली एक्टिविटी क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी। तो जब भी आप कोई भी पब्लिक इशू लेकर आते हो तो उसमें लोग अप्लाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस जितनी भी आती हैं या उसके साथ जो पैसा आता है उसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मान लो जिसको अलॉटमेंट नहीं हुई उनको रिफंड करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड वारंट्स उनको पे करते हैं। सो जो भी पैसे का लेन देन होता है क्या वो सारा बैंकर टू इशू के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा वो एस्क्रो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इशू मैनेजमेंट, बाय बैक, डी लिस्टिंग, ओपन ऑफर।
आप सबने पढ़ा हुआ है, डी लिस्टिंग, बायबैक, ओपन ऑफर, इन सब के अंदर क्या हमने एस्क्रो प्रोविजंस पढ़े हैं ना। तो एस्क्रो प्रोविजंस भी हमें कौन सर्विसेज देता है? बैंकर टू इशू। इसके अलावा ओपनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिपॉजिटिंग प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ। तो जो भी आईपीओ एफपीओ में पैसा आता है उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। क्या वो सर्विसेज भी बैंकर टू इशू देता है? बच्चा कहता है इसमें अमेंडमेंट क्या है? कुछ नहीं है बेटा, बस ये 2 पॉइंट ऐड हुए हैं, ठीक है ना। पहले हम यहीं तक पढ़ते थे, अब ये 2 पॉइंट साथ में पढ़ने हैं, खत्म, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे तो ये क्या करते हैं, दोबारा बता दो, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, रिफंड भी करते हैं। इसके अलावा क्या ये एस्क्रो सर्विसेज भी देते हैं, साथ में ये इंटरेस्ट या डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं जिसमें आपका आईपीओ और एफपीओ से रिलेटेड जो भी पैसा आता है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। चलो जी नेक्स्ट। अब बायबैक। सर बायबैक में और टेक ओवर कोड के अंदर एक दो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसके पीछे का जो रीजन है वो पहले समझ लेते हैं, और वो है एलओडीआर। तो एलओडीआर के अंदर ना, पहले एलओडीआर पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, पहले मैं एलओडीआर पे आ रहा हूं। ये निकालेंगे आप असाइनमेंट में पेज नंबर 7 पे। एलओडीआर में रेगुलेशन 30, सब रेगुलेशन 11, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है बस, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। कई बार ना ऐसा हो जाता है कि कोई कंपनी से रिलेटेड कोई र्यूमर मार्केट में आ जाता है, ठीक है, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं है इन द पब्लिक, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो शायद लोगों को नहीं पता था, जिसकी वजह से अचानक से प्राइस मूवमेंट बहुत हाई हो गया, है ना। अडानी के अंदर अभी हुआ था। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिपोर्टिंग करती हैं कंपनीज के बारे में। तो क्या होता है कि अगर ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग किसी भी कंपनी के लिए अगर आ जाती है, वो एक तरह से ऐसा एक र्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से शेयर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। तो ऐसे में सेबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। सेबी ने साफ कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, जितने भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनी एंड देयर आफ्टर टॉप 250 लिस्टेड कंपनी, उन्हें क्या करना होगा, या तो कंफर्म करना होगा या डिनाई करना होगा या क्लैरिफाई करना होगा। सर किस चीज के बारे में? अपॉन मटेरियल प्राइस मूवमेंट। अगर आपके शेयर में कोई मटेरियल प्राइस मूवमेंट आ जाती है, और वो मटेरियल प्राइस मूवमेंट जो आई है वो किसी रिपोर्टेड इवेंट या इंफॉर्मेशन इन मीडिया की वजह से आई है, मतलब मीडिया में कोई इवेंट या कोई इंफॉर्मेशन आई जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस मूवमेंट आ रही है जो कि जनरली अवेलेबल नहीं थी, जो कि इंडिकेट कर रही है जस्ट लाइक अ र्यूमर। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपके शेयर में कोई मटेरियल प्राइस मूवमेंट आ रही है, वो भी किसी र्यूमर की वजह से, तो भैया उस कंपनी को बोल दिया गया तेरे पास 24 घंटे हैं, तुझे सामने आना पड़ेगा और तुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा या डिनाई करना पड़ेगा या कंफर्म करना पड़ेगा। या तो तेरे को बोलना पड़ेगा कि हाँ ये र्यूमर सच है, या तुझे बोलना पड़ेगा ये बिल्कुल झूठ है, या तुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल बट इन एनी केस नॉट लेटर देन 24 घंटे फ्रॉम ट्रिगर ऑफ प्राइस मूवमेंट। समझ रहे हैं? जिस समय वो प्राइस मूवमेंट ट्रिगर हुई थी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर क्या आपको बताना पड़ेगा कि वो र्यूमर सही है या गलत है, या फिर उसमें कुछ अलग तरीके से मैनिपुलेटिव है। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। ठीक है सर, ये हमने समझ लिया एक अमेंडमेंट एलओडीआर के अंदर। तो मैं पहले रिपीट कर देता हूं एलओडीआर की अमेंडमेंट क्या कहती है। उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि अगर आपके शेयर के प्राइस में एकदम से मटेरियल मूवमेंट आ जाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एनी र्यूमर, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर आप टॉप 100 या टॉप 250 कंपनीज में आ रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम दैट मटेरियल प्राइस मूवमेंट या तो उस र्यूमर को कंफर्म करना होगा या फिर डिनाई करना होगा
या क्लैरिफाई करना होगा। क्लियर है? सो ये मैंडेट किया गया। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसकी वजह से बायबैक में एक अमेंडमेंट लाई गई। अब वो अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। सर अमेंडमेंट ये है, इट इज नॉट ओनली इन बायबैक, ये हर तरफ है। सब जगह पे क्या लिखा गया, जहां जहां पे वी वैप यूज हुआ है ना, बहुत सारी जगहों पे आप सबको मालूम है वी यूज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो हर जगह पे उन्होंने क्या बोला कि जब आप वी वैप निकालोगे, जैसे मान लो वी वैप निकाल रहे हैं हम पिछले 52 हफ्ते का, तो पिछले 52 हफ्ते का वी वैप निकालते समय अगर कोई एक ऐसा प्राइस है जो कि बहुत ज्यादा मटीरियली मूवमेंट आई थी, जैसे मान लो शेयर का प्राइस यहां 3000 था, यहां 3000 था और यहां पे अचानक से गिर गया 1200, तो ये तो मटीरियल प्राइस मूवमेंट है। तो इस प्राइस को आप कंसीडर नहीं करेंगे वीवैप निकालते समय। मैंने क्या बोला, वीवैप निकालते समय आप कौन से प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे, जो मटीरियल प्राइस मूवमेंट है और जिसके लिए मतलब दैट इज रिलेटेड टू द र्यूमर, जिसका रेफरेंस एलओडीआर रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 में गिवन है। लेट्स रिपीट इट अगेन, पढ़ो क्या लिखा है। वाइल कंप्यूटिंग वीवैप प्राइस under regulation 19 of buyback, in case of open market through stock exchange, the effect of the price of the equity share on the company due to material price market, यानी कि अगर कोई मटीरियल प्राइस मूवमेंट आई है, shall be excluded, उसको हम वीवैप निकालते समय नहीं लेंगे। कंडीशन क्या है, इफ such reported event is confirmed as per 3011 of LODR। LODR 3011 यानी कि जो रेगुलेशन 30 है वो डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट एंड इंफॉर्मेशन की बात करता है। अगर वो मतलब उसको एक्सक्लूड कब किया जाएगा, दोबारा पढ़ लीजिए, आवाज मारो, उसको एक्सक्लूड कब किया जाएगा, अगर सच रिपोर्टेड इवेंट इज कंफर्म्ड एज पर रेगुलेशन 3011, यानी कि अगर एलओडीआर के रेगुलेशन 30 में उस इवेंट को कंफर्म्ड कर दिया जाता है तो उस केस में उस प्राइस को आप एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग वीवैप। सर पेपर में ना इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि अगर वीवैप निकालते समय वो प्राइस आपने नहीं लेना है जो मटीरियल प्राइस मूवमेंट था, जो कि रिलेटेड टू अ रिपोर्टेड इवेंट था विच वाज कंफर्म्ड अंडर रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 ऑफ एलओडीआर, तो उस प्राइस को आपने नहीं लेना वीवैप निकालते समय। समझ आ गया? तो मेरा एक क्वेश्चन है, शेयर का प्राइस था 3000, 3100, 3200, 2900, ये नॉर्मल प्राइस मूवमेंट था, अचानक से ये 1200 हो जाता है और ये 1200 हुआ बिकॉज ऑफ एनी र्यूमर या फिर रिपोर्टेड इवेंट, और अगर उस रिपोर्टेड इवेंट को कंपनी 24 घंटे में कंफर्म कर देती है तो फिर उस केस में आप उस प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे वीवैप निकालते समय। दैट्स इट, ओवर। ठीक है, ठीक है सर। बायबैक में नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, दिस आई विल नॉट कॉल इट एज अमेंडमेंट, दिस इज वेरी सिंपल। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप प्लीज पहले समझिएगा। देखिए क्या होता है कि बायबैक में ना जब हम टेंडर मेथड लगाते हैं तो उसमें ना एक एंटाइटलमेंट रेशो आती है बेटा। आप सबको मालूम है टेंडर मेथड में प्रोराटा बेसिस पर आप लोग क्या करते थे, बायबैक करते थे, तो उसमें हम ना एक एंटाइटलमेंट रेशो निकालते हैं। एंटाइटलमेंट रेशो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो टोटल है 1 लाख शेयर, ठीक है, और हमें बायबैक करने हैं 20,000, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या एक एंटाइटलमेंट रेशो निकल कर आएगी, वो क्या कि भैया अगर हमारे पास टोटल एग्जिस्टिंग शेयर है 1 लाख और हमें बायबैक सिर्फ कितने करने हैं, 20,000 शेयर ही बायबैक करने हैं, तो एक एंटाइटलमेंट रेशो निकल कर आएगी और वो क्या होगी, 20,000 इज टू 1 लाख, यानी कि 1:5, यानी कि हम एक शेयर बायबैक करेंगे फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय यू। यानी कि अगर आपके पास मेरी कंपनी के 5 शेयर है तो हम आपके कितने शेयर बायबैक करेंगे, 1 शेयर। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब लॉ यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो।
लॉ कहते हैं कि अगर बायबैक में प्रमोटर ने साफ बोल दिया या प्रमोटर ग्रुप के लोगों ने बोल दिया कि हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बेटा मान लो इसमें से प्रमोटर ग्रुप के लोग थे 50,000, तो वो कह रहा है कि एंटाइटलमेंट रेशो निकालते समय आप प्लीज इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, और अब आप ये मत कहना कि 20,000 शेयर फॉर 1 लाख है, आप ये बोलना 20,000 शेयर फॉर 50,000 है। तो व्हाट आई डिड, क्या करा मैंने, एंटाइटलमेंट रेशो निकालते समय जिन लोगों ने मना किया क्या मैंने उनको माइनस कर दिया, और फिर मैंने चेक करा, अच्छा अच्छा, इसका मतलब इन रिमेनिंग लोगों को क्या ये ऑफर दिया गया है, तो एंटाइटलमेंट रेशो चेंज नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। पहले था 20,000:1 लाख, अब है 20,000:50,000, बस यही लिखा हुआ है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, इन केस इफ एनी मेंबर प्रमोटर ग्रुप हैज डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन, उसने डिक्लेयर कर दिया नॉट टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक, कि भैया मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बायबैक के अंदर, हेल्ड बाय सच मेंबर ऑफ प्रमोटर शेल नॉट बी कंसीडर्ड, वो कहता है कि ना फिर जितने भी शेयर्स इनके द्वारा हेल्ड है ना, उन्हें आप कंसीडर मत करना जब आप क्या निकालोगे, एंटाइटलमेंट रेशो निकालोगे, ठीक है। तो बायबैक में 2 अमेंडमेंट मैंने पढ़ाई, पहला वीवैप निकालते समय मटीरियल प्राइस मूवमेंट को इग्नोर कर देना, प्रोवाइडेड अगर वो मटेरियल प्राइस मूवमेंट जो थी दैट वाज कंफर्म्ड अंडर रेगुलेशन 3011 ऑफ एलओडीआर। दूसरा उसने क्या बोला कि जब आप एंटाइटलमेंट रेशो निकालते हो टेंडर मेथड के अंदर, तो आप प्लीज माइनस कर देना उन सभी शेयर्स को जो कि हेल्ड बाय एनी मेंबर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप जिन्होंने पहले ही अपना इंटेंशन दे दिया था क्या, कि हम इसमें बायबैक नहीं करेंगे, ठीक है जी। एंड ऐसे ही बायबैक के अंदर नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है ना, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है, ध्यान से सुनना, आपने बेशक अपनी बुक में ठीक कर लीजिएगा। बायबैक का जो ओपन होता था ना, वो नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेट फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट होता था, अब ये रिकॉर्ड डेट नहीं है, ठीक है। बायबैक ओपन कब होगा, 4 वर्किंग डेज फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट है, यानी कि पहले हमने ये पढ़ा था रिकॉर्ड डेट, अब इसमें चेंज क्या लाया गया, पब्लिक अनाउंसमेंट, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बायबैक के अंदर एक अमेंडमेंट छोटी सी और वो क्या है, ध्यान से सुनना। जब कोई कंपनी बायबैक करती है तो वो एक तरह से अपने शेयर खरीद रही है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि जब बायबैक का प्रोसेस चल रहा होगा तो आप नई सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स एक तरफ आप बायबैक कर रहे हो, तो एक तरफ आप नई सिक्योरिटी इशू कर दोगे, तो ये क्या बात हुई, समझ रहे हो ना। तो आमतौर पे जब बायबैक चल रहा होता है तो कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है क्या, कि कंपनी अपने नई सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकती। बट दोस्तों इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस यहां पर आपने मार्क करनी है, ठीक है ना। देखो क्या, कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स और अदर एसेट्स इंक्लूडिंग बाय द वे ऑफ बोनस, कुछ भी नहीं कर सकते टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक, जब तक बायबैक पीरियड एक्सपायर ना हो जाए तब तक आप किसी भी तरह का कोई भी नए शेयर्स को इशू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन 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 इसमें कुछ आपके पास एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके एम्प्लॉइज के पास ईसॉप्स थे, अब उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, तो क्या यहां पर आपको देने पड़ेंगे, यस। मान लो आपने कोई स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे थे और वो एक्सरसाइज हो गए, या फिर आपने वारंट इशू करे थे वो कन्वर्ट हो गए, या फिर आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करी थी वो कन्वर्ट, तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं, ये 4 अलाउड हैं। लेकिन याद रखना आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट में। मैं रिपीट कर देता हूं, फटाफट से देखेंगे। बायबैक में 3 अमेंडमेंट है, पहली पहली 4 अमेंडमेंट, पहली बस ध्यान रखना है वीवैप निकालते समय मटेरियल प्राइस मूवमेंट को इग्नोर करना है, खत्म। अगर वो रिलेटेड टू एनी रिपोर्टेड इवेंट है और वो 3011 में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा रेगुलेशन 4 के अंदर कि टेंडर मेथड में अगर कोई भी मेंबर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, मेंबर ऑफ प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप क्या कर रहे हैं, पहले से ही इंटीमेशन दे रहे हैं कि भैया हम इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब आप एंटाइटलमेंट रेशो निकालेंगे ना, तो इनके शेयर्स को आप पहले माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, उसके बाद एंटाइटलमेंट रेशो निकलेगी। फेयर इनफ, ठीक। तीसरा अमेंडमेंट रिलेटेड टू बायबैक आपने ये पढ़ा कि अगर पहले क्या होता था, बायबैक पीरियड टू बी ओपन विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट था, अब वो रिकॉर्ड डेट हटके क्या बन गया, पब्लिक अनाउंसमेंट। चौथे में आपने ये पढ़ा कि भैया कंपनी के पास पहले ऑब्लिगेशन होता था कि वो कोई भी सिक्योरिटीज को इशू नहीं करेगी जब तक बायबैक पीरियड खत्म ना हो जाए।
उसमें कुछ एक्सेप्शन है। पहला, वारंट का कन्वर्जन, या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस या डिबेंचर्स अगर वो कन्वर्टेबल है, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स, या फिर अगर मान लो ई सॉप्स जो हैं इस स्कीम के अंदर अगर आपको किसी तरह के कोई भी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आपको शेयर इशू करने पड़ सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कोई नए शेयर इशू नहीं करेंगे। लो जी, खत्म हो गया, बायबैक से रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी खत्म। अब चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और सुनाओ कैसे हो? प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर इसमें ना जो अमेंडमेंट आई है वो आई है डीलिंग इन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डीलिंग इन सिक्योरिटीज, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ना डीलिंग इन सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, इसमें बस एक वर्ड ऐड हुआ है, वो देख लेते हैं क्या। डीलिंग इन सिक्योरिटी इट इंक्लूड्स एनी एंड बाइंग, सेलिंग या सब्सक्राइबिंग पर्सुएंट टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज और एग्रीइंग टू बाय, सेल, सब्सक्राइब टू द इशू ऑफ सिक्योरिटी या अदरवाइज ट्रांजैक्टिंग इन एनी बाय एनी वे इन एनी सिक्योरिटी और पर्सन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, एजेंट या इंटरमीडियरी ईदर बाय देमसेल्व्स और थ्रू मूल अकाउंट। यानी कि यहां पर एक वर्ड ऐड हुआ है क्या, मूल अकाउंट। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, डीलिंग इन सिक्योरिटीज क्या होता है। मैं आपसे पूछूं डीलिंग इन सिक्योरिटीज क्या होता है, बताओ। सर शेयर को अगर मैं बाय कर रहा हूं तो डीलिंग, सेल कर रहा हूं तो डीलिंग, अगर मान लो कोई आईपीओ आया उसमें सब्सक्राइब कर रहा हूं तो डीलिंग, या फिर अग्री कर रहा हूं टू बाय, सेल या सब्सक्राइब, ये सब क्या है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज है। ये सब क्या है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो डीलिंग इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, समझ आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डीलिंग है ना, ये जो भी आप कर रहे हो, बाय, सेल या सब्सक्राइब, जो भी आप कर रहे हो, ये डीलिंग इन सिक्योरिटी कहलाएगा, चाहे आप इसको खुद से करो या थ्रू मूल अकाउंट करो। अब यहां पर नया वर्ड ऐड हो गया क्या, मूल अकाउंट। देखो भाई, आमतौर पे तो मैं अपनी अकाउंट में करता हूं ना, आमतौर पे तो मैं जो भी बाय सेल करता हूं वो किस में करता हूं, अपने अकाउंट में करता हूं। यहां पर एक वर्ड आ गया थ्रू मूल अकाउंट। ये मूल अकाउंट क्या होता है, बस ये एक नया वर्ड आया और इसी की डेफिनेशन आ गई। मूल अकाउंट क्या है, तो पेपर में ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मूल अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप में से किसी बच्चे ने ना डीमैट अकाउंट खुलवाया और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया, और आपने वो मुझे दे दिया। आपने कहा सर क्या ऐसा हो सकता है कि इस अकाउंट में आप मेरे बिहाफ पर ट्रेडिंग कर दो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या, मूल अकाउंट। तो मूल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो आपका खुद का नहीं होता, ठीक है ना, किसी और के अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मूल अकाउंट। क्लियर है, पढ़ के देखते हैं। मूल अकाउंट इंक्लूड्स अ ट्रेडिंग अकाउंट जो कि मेंटेन्ड विद द ब्रोकर, या डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट जो कि लिंक्ड विद द ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम पे ये ऑलरेडी हमने खुलवा रखा है। वेयर अकाउंट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द अनदर पर्सन, यानी कि तुम्हारे नाम पे अकाउंट है जिसको कंट्रोल मैं करता हूं। वेदर और नॉट द कंसिडरेशन फॉर ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट आर पेड बाय सच अदर पर्सन, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है। अगर मेरा कंट्रोल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे तो फिर वो बन जाता है मूल अकाउंट। तो कई लोग क्या करते हैं, तो यहां पर वो कह रहे हैं डीलिंग इन सिक्योरिटी का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने ही अकाउंट में ट्रेडिंग करोगे तभी वो डीलिंग कहलाएगी। अगर आप थ्रू देमसेल्व्स और थ्रू मूल अकाउंट भी अगर आप किसी तरह की कोई भी बाय सेल करते पाए गए
तो भी वो क्या कहलाएगा, डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब अरुण सेतिया ने क्या सिक्योरिटीज में डील करा या नहीं करा, कैसे पता चलेगा? सर मेरे अकाउंट में मैंने जो भी बाय सेल करा वो तो डीलिंग है ही है, लेकिन अगर मैंने किसी मूल अकाउंट के अंदर भी बाय सेल करा तो भी ये कहा जाएगा कि अरुण सेतिया ने सिक्योरिटीज में डील करा है, नॉट थ्रू देयर ओन अकाउंट बट थ्रू मूल अकाउंट। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, मूल अकाउंट क्या है और जिसकी वजह से क्या डीलिंग इन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आती है और यहां पर मूल अकाउंट का रेफरेंस आ जाता है, राइट? चलो जी, तो आई एम होपिंग फॉर अभी तक मैंने जितना भी कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अमेंडमेंट इन एलओडीआर। देखिए एलओडीआर में ना, ट्रस्ट मी, सब आपने अमेंडेड पढ़ा हुआ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? तो एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 21 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है ना, इसकी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? और जो मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए ना, वो 180 दिन, दो मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये 180 दिन अब बन चुका है 210 दिन। हालांकि आपने 210 दिन ही पढ़ा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो आपने अमेंडेड पढ़ा हुआ है तो इसलिए कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है ना? तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की दो मीटिंग्स में गैप पहले कितना होता था, 180 डेज, अब गैप कितना हो गया है, 210 दिन, ठीक है ना? इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन, ये आपने बिल्कुल अमेंडेड पढ़ा हुआ है, तो बस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, जिसमें आपको याद होगा ये कहा गया था कि अगर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रपोजल का डिस्कशन होता है तो आपको उसका प्रायर इंटीमेशन देना होता है एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। यानी कि आपको 2 दिन एडवांस में ही बताना होता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये सारे मैटर्स जो है, इनमें से कोई भी मैटर जो है वो डिस्कस होगा। तो आपने अमेंडेड पढ़ा था, जस्ट गो थ्रू विद रेगुलेशन 29, दैट्स इट, ठीक है? चलिए, तो एलओडीआर की अमेंडमेंट खत्म। अमेंडमेंट नंबर 8, टेक ओवर कोड, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस यही है कि जब हम रेगुलेशन 8 में वीवैप यूज कर रहे हैं तो जहां पे भी वीवैप आएगा बस वो ये कह रहा है, बस वीवैप में आपको एक्सक्लूड करना है क्या, मटेरियल प्राइस मूवमेंट, अगर 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 दैट रिपोर्टेड इवेंट इज कंफर्म्ड अंडर रेगुलेशन 3011 ऑफ एलओडीआर, खत्म, ठीक है जी? फिर उसके बाद रेगुलेशन 9, अमेंडमेंट नंबर 9 जो है दैट इज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनसाइडर ट्रेडिंग में, छोटे छोटे पॉइंट है, सब पढ़े हुए हैं आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना? डी लिस्टिंग अभी कराऊंगा, डी लिस्टिंग का एक एक प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है, आईसीडीआर का एक एक प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? और सुनाओ कैसे हो आप लोग, मजेदार हो? बोल दो। चलो, अब यहां पर ना मीनिंग ऑफ जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमसे पूछा गया जनरल अवेलेबल, आपको याद होगा ना यूपीएसआई, यूपीएसआई क्या होती है, अनपब्लिश्ड सेंसिटिव, यानी कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि हम कहते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरली अवेलेबल ना हो, है ना? अनपब्लिश्ड का मतलब जो जनरली अवेलेबल ना हो। तो अब पूछा गया जनरली अवेलेबल का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा जनरली अवेलेबल का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो एक्सेसिबल टू द पब्लिक हो। भाई जनरली अवेलेबल क्या है? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो इसको पब्लिक आराम से एक्सेस कर सकती हो, क्या वो जनरली अवेलेबल हो जाएगी? यस। ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरे पास है मेरे पास नहीं, दोनों के पास होनी चाहिए, दोनों के पास नहीं होनी चाहिए। एंड शेल नॉट इंक्लूड अनवेरिफाइड इवेंट, बस ये एक याद रखना। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, देखो आज का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, आप सबको मालूम है यूट्यूब के अंदर रोज कोई ना कोई नई बात एज अ र्यूमर आती रहती है जो कि वेरीफाइड नहीं है ना? अभी कल मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि पापा आपको पता है जिस सन को आप देखते हो ना, वो सन नासा ने बनाया है। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ पापा आपको पता है ये कुछ भी नहीं है, एक लाइट है, एक लाइट है। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? इंस्टा की रील पे देखा। अब मेरा क्वेश्चन है, ये क्या है? ये एक अनवेरिफाइड इवेंट है,
या इंफॉर्मेशन है जो कि रिपोर्टेड इन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। याद रखना, अगर कोई अनवेरिफाइड इवेंट या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिल जाती है तो याद रखना इसको हम जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। याद रखना, यानी कि क्या वो वेरीफाइड होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो सर इसके बाद ना रेगुलेशन 5 हमने पढ़ी थी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, जहां पे आप ट्रेडिंग प्लान दे सकते थे। तो आपको याद होगा कि अगर मैं आज कोई ट्रेडिंग प्लान दे रहा हूं तो उसके अंदर पहले लिखा होता था कि आप जो भी ट्रेडिंग प्लान दे रहे हो ना वो आपको जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उसके अंदर ना 6 मंथ का पीरियड होता था। अब 6 मंथ हटके कितना हो गया, 120। तो आपने 120 पढ़ा हुआ है तो देर इज नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप पढ़ो क्या लिखा है, ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट एंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर अर्लियर देन 180 कैलेंडर डेज फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान। यानी कि अगर मैं आज पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान करूंगा तो 120 दिन पहले मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। यानी कि वो ट्रेडिंग प्लान क्या 120 दिन के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि सर मेरे घर में परसों शादी है मुझे शेयर बेचने हैं, नॉट अलाउड। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीने के बाद आपके घर में शादी है, 4 महीने के बाद, 4 महीने 120 दिन अप्रोक्सीमेटली 4 महीने, पहले होता था 6 महीने, तो 4 महीने के बाद आपके घर में शादी है तो आप ट्रेडिंग प्लान डाल सकते थे। ठीक है ना, अगर आप इनसाइडर हो तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 120 डेज, पहले कितना था 6 मंथ्स। ठीक है, फिर ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीज़ें आपको डालनी थी तो ये आपको मालूम ही होगा, ये सब हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, नो सच अमेंडमेंट। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा कि ट्रेडिंग प्लान एक बार ही अगर अप्रूव हो जाए तो वो इररेवोकेबल होता था, लेकिन उसमें एक्सेप्शन थी, याद करो क्या, परमानेंट इनकैपेसिटी एंड बैंकरप्सी एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वर्ड ऐड हुए हैं। ठीक है ना, पहले क्या होता था, सिर्फ ये कहा जाता था कि भैया जो भी ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड ना तो वो डेविएट हो सकता है ना ही वो इररेवोकेबल है, आपको वो ट्रेड करना ही पड़ेगा एज पर ट्रेडिंग प्लान। ठीक है ना, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं उसमें एक्सेप्शन आ सकती है, अगर मान लो वो आदमी बैंकरप्ट हो गया या फिर उसकी परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई या ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, इनमें से कोई भी रीजन अगर होता है तो यस इट कैन बी रिवोक्ड, इररेवोकेबल के बदले में अब वो रेवोकेबल बन सकता है, इनमें से कोई वजह हुई तो। डन, यस। अब आ जाओ जरा अमेंडमेंट्स इन डी लिस्टिंग। अब ये आपने सब पढ़ी हुई हैं, मैं बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि अमेंडमेंट्स इन डी लिस्टिंग बहुत अच्छे से आपने पढ़ी हुई है। आपको याद होगा कि जब हम डी लिस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता था, याद आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि अब इसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस। फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस कहता है कि भैया अगर आप चाहो तो आप जब अपनी कंपनी के शेयर को डीलिस्ट करते हो तो आप एक सिंगल प्राइस भी दे सकते हो जिसको हम फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लाई गई। तो फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस क्या होता है, ये ऑफर्ड बाय द एक्वायरर फॉर अंडरटेकिंग डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी थ्रू फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस। खत्म, बोलो क्या बोला मैंने। फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस क्या होता है, वो फिक्स्ड प्राइस जो कि एक्वायरर ऑफर करेगा फॉर अंडरटेकिंग डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी थ्रू फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस। खत्म। अब इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स अलग अलग रेगुलेशन ऑफ डीलिस्टिंग में लाई गई। पहली रेगुलेशन एस्क्रो में लाई गई। एस्क्रो में इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, आपको याद होगा शुरू में 25% हम जमा कराते थे और बाद में हम 75। तो ये जो 25% होता था ना, तो पहले आपने ये पढ़ा था कि भाई ऐसा है कि हम फ्लोर और इंडिकेटिव प्राइस विच एवर इज हायर, याद आ रहा है, वो था रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। अब इन्होंने एस्क्रो के अंदर एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया, और वो क्या कि अगर आप डीलिस्टिंग को प्रपोज करोगे थ्रू फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस तो वहां पर जो 25% आपने निकालना है, जो भी टोटल कंसिडरेशन जो पे किया जाएगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड प्राइस के बेसिस पे किया जाएगा। पहले आपने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ शेयर इनटू इंडिकेटिव प्राइस फ्लोर प्राइस विच एवर इज हायर, याद आ रहा है ना। अब यहां पे क्या आ गया, फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, पढ़ा हुआ है यार मैंने अच्छे से, प्लीज 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 ऐसे घूरो मत घूरो मत घूरो मत, पढ़ाया हुआ है। रेगुलेशन 20A ये क्या कहती है पता है, रेगुलेशन 20A कहती है कि जब कोई कंपनी फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस से डीलिस्ट करना चाह रहा हो तो वो प्राइस जो होगा ना वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। वो क्या, इट शैल बी एटलीस्ट 15% मोर देन फ्लोर प्राइस।
यानी कि 19A एक नई रेगुलेशन आई है जहां पे फ्लोर प्राइस निकालते हैं। जो भी फ्लोर प्राइस आएगा क्या उससे 15% ज्यादा, आपको मिनिमम 15% ज्यादा फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये लोग क्या करते होंगे, पहले फ्लोर प्राइस निकालते होंगे और उसके लिए रेगुलेशन 19A में जाएंगे, ठीक है। और फ्लोर प्राइस जब आ जाएगा, मान लो फ्लोर प्राइस आ गया 100 रुपये, तो आपको फिक्स प्राइस जो भी फिक्स करना है क्या वो फ्लोर प्राइस से कम 15% ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। शैल बी एटलीस्ट 15% मोर देन द फ्लोर प्राइस, ठीक है जी, डन। अच्छा, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, एक्वायरर शेल बी एलिजिबल टू अंडरटेक डीलिस्टिंग थ्रू फिक्स्ड प्राइस मेथड ओनली इफ शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। यानी कि अगर आप फिक्स प्राइस मेथड में जाना चाह रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके शेयर्स जो है क्या वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपके शेयर नॉन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो आपके पास ये मेथड अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। फिर से पढ़ लीजिए, अगर आप फिक्स प्राइस मेथड से डीलिस्ट करना चाह रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके शेयर्स जो है वो क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए, ठीक है सर। Acquirer shall be bound to accept the equity share tendered or offered in delisting process अगर post offer shareholding of the acquirer along with share tendered by the public reaches 90% at fixed price। यानी कि मान लो आपके पास ऑलरेडी थे 70% ऑफ द होल्डिंग और डीलिस्टिंग के बाद आपकी होल्डिंग पहुंच जाती है कहां पर, 90% पे पहुंच जाती है, तो बेटा ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको डीलिस्टिंग में जाना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोबारा पढ़ लो, बाउंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर टेंडर्ड और ऑफर्ड इन द डील अगर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर along with share tendered by the public reaches कितना, 90% at fixed price। याद रखना, फिक्स प्राइस मेथड में अगर आपकी पोस्ट इशू, जब पोस्ट डीलिस्टिंग यानी कि पोस्ट ऑफर जो होल्डिंग है अगर वो 90 पे पहुंच जाती है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा क्या, कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर तो आपको याद होगा, कई बार क्या होता है कि जो डिस्कवर्ड प्राइस होता है वो इंडिकेटिव प्राइस से भी ऊपर चला जाता है, तो वहां पे आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप चाहो तो रिजेक्ट कर दो, चाहो तो काउंटर ऑफर दे दो। यहां पर उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, सुन लो ध्यान से, अगर आप क्या दे रहे हो, पहले ना सख्ती नहीं थी, काउंटर ऑफर आप जनरली दे सकते थे, लेकिन अब काउंटर ऑफर पे भी कंडीशन लग गई है, और वो क्या है, इन केस डीलिस्टिंग थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस आ रही है, काउंटर ऑफर आप देना चाहते हो आप दे देना, लेकिन शर्त क्या है, पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर अलॉन्ग विद शेयर टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इज नॉट लेस देन 75%। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर, जैसे सुन लो आराम से, मैं एक्वायरर हूं और ऑफर के बाद जो मेरी टोटल शेयर होल्डिंग है वो कहां तक होनी चाहिए, मिनिमम 75% और कम से कम 50% पब्लिक शेयर होल्डर ने क्या टेंडरिंग करी होनी चाहिए, तभी काउंटर ऑफर दे सकते हो। सर क्या मतलब, मैं दोबारा बताया, मान लो आप 60 पे थे और पब्लिक के पास 40 थे, ठीक है, जितने पब्लिक के पास थे उसके कम से कम 20 यानी कि 50% लोगों ने मान लो टेंडर कर दिए, और एक्वायर करने के बाद तुम्हारे पास कम से कम कितने होने चाहिए थे, 75, और मेरे पास अभी कितने हैं, 80। काउंटर ऑफर दे सकते हो। काउंटर ऑफर देने के लिए ध्यान रखना, जो लोग अग्री हो चुके थे उनका मिलाकर तुम कहां रीच करने चाहिए, 75 पे, और पब्लिक ने कम से कम कितने लोगों ने टेंडर कराओ, 50% लोगों ने टेंडर कराओ, देन यू कैन गिव द काउंटर ऑफर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लो पब्लिक में से सिर्फ 20% लोगों ने टेंडर करे थे, लेस देन 50, काउंटर ऑफर भी नहीं दे सकते आप। पब्लिक ने 50 से ज्यादा ने टेंडर कर दिए थे लेकिन आपकी होल्डिंग अभी भी 75 से नीचे है, तो भी नहीं दे सकते। तो काउंटर ऑफर पहले अनकंडीशनल होता था, क्या अब कंडीशनल है। तो अब हर आदमी काउंटर ऑफर नहीं दे सकता, वो तभी देगा अगर वो ये दो कंडीशन को पूरी करेगा, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिखा होता था कि जो आप काउंटर ऑफर दोगे ना वो बुक वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए, अब वो अमेंड हो गया, काउंटर ऑफर इन दोनों में जो हायर होगा ना उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और वो क्या है, एक तो वीवैप प्राइस और एक इंडिकेटिव प्राइस, इन दोनों में से चेक करो हायर कौन है,
उससे नीचे का काउंटर ऑफर आप नहीं दोगे। मान लो वीवैप प्राइस आ रहा है 210 रुपए, इंडिकेटिव प्राइस आ रहा है 180 रुपए, तो विच एवर इज हायर 210, तो आप जो भी काउंटर ऑफर दोगे वो आप 210 से नीचे नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद फ्लोर प्राइस क्या होता है सर? आपको याद होगा कि पहले क्या होता था, हम ये बोलते थे फ्लोर प्राइस एज इन टेक ओवर कोड रेगुलेशन 8, है ना, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अपना खुद का फ्लोर प्राइस रेगुलेशन 19A निकाल दिया। अब 19A में जब हम फ्लोर प्राइस निकालते हैं ना, तो अगर आपको ध्यान हो तो रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड में फ्लोर प्राइस कैसे निकलता था, आपको याद होगा, वीवैप ऑफ 12 वीक, फिर उसके बाद वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज, याद आ रहा है, फिर था प्राइस पेड और पेबल फॉर 26 वीक्स, ये सब आपको याद होगा ना। तो सारा का सारा कॉपी पेस्टेड है, ठीक है, जो आपने रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड में पढ़ा था। आपने पहला पॉइंट भी यही पढ़ा था, दूसरा भी यही पढ़ा था, तीसरा भी यही पढ़ा था, सिर्फ इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया, एडजस्टेड बुक वैल्यू। और याद रखना, ये जो नया पॉइंट ऐड हुआ है एडजस्टेड बुक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, ये पीएसयूज पे नहीं है, यानी कि अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो उनके लिए आज भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे टेक ओवर कोड के अंदर हम लोगों ने फ्लोर प्राइस निकाला था, ठीक है ना। ठीक है सर, तो डी लिस्टिंग के अंदर फ्लोर प्राइस निकालते समय वो सारे पॉइंट तो सेम लिखने ही है जो टेक ओवर कोड रेगुलेशन 8 में थे। अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया, कौन सा? एडजस्टेड बुक वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या होती है? तो देखो, एडजस्टेड बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी, व्हाट इज एल? ध्यान से देखेंगे, ए का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट्स। मान लो मेरे को एडजस्टेड बुक वैल्यू निकालनी है, बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब वो कह रहा है कि एसेट में बहुत अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं। ज्वेलरी होती है ना, एक होती है ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स, सिक्योरिटीज, और आर्टिस्टिक नेचर के भी कुछ एसेट्स हो सकते हैं। तो लॉ कहता है कि भैया देखो, ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो गया, इनकी वैल्यूएशन का तरीका अलग होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द एसेट्स के अंदर बुक वैल्यू ले लो। तो हमने क्या करना है, ए में क्या करना है, सभी एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी है अदर देन ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, इनको छोड़कर। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए आपको बी में क्या लेना है, इनका वो प्राइस लेना है जिसे आप फेच करेंगे जब इनको बेचा जाएगा ओपन मार्केट में। अब क्या होता है ना, जैसे ज्वेलरी का प्राइस तो बार बार चेंज होता है, रोज चेंज होता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके एसेट्स में ज्वेलरी या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है तो उसकी बुक वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि बुक वैल्यू तो हो सकता है बहुत कम हो। तो उसमें आपने क्या लेना है, वो प्राइस लेना है जो रिकवरेबल होगा अगर उसको मार्केट में बेच दिया जाए। तीसरा वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या सिक्योरिटीज। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको वो वैल्यू लेनी है जिस पर सरकार आपसे स्टैंप ड्यूटी चार्ज करेगी, यानी कि प्राइस असेस्ड और असेसेबल बाय द गवर्नमेंट। इसको हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन भी बोलते हैं, आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, कैपिटल गेन के चैप्टर में, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बताओ, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए वो प्राइस जो कि फेच किया जाएगा व्हेन इट इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट, शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन लेनी है, द वैल्यू विच इज असेस और असेसेबल बाय द गवर्नमेंट। खत्म हो गया, जिस पर स्टैंप ड्यूटी इज पेबल। माइनस कर देना सारी लाइबिलिटीज, तो आ जाएगा एडजस्टेड बुक वैल्यू। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, फ्लोर प्राइस निकालते समय रेगुलेशन 8 में जो हमने पढ़ा था वो सारा है, बस एक एडजस्टेड बुक वैल्यू आ गया, और वो भी एडजस्टेड बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट पीएसयू के केस में नहीं लेना। एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैलकुलेट करेगा। जब आप एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो एसेट के अंदर आपने कुछ एसेट्स के अंदर अलग तरीके से वैल्यू करनी है और कुछ एसेट्स के अंदर जो है बुक वैल्यू लेनी है। तो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो प्राइस फेच किया जाएगा ओपन मार्केट में वो लेना है। ऐसे ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेनी है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक पॉइंट है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर हो तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा वो लेनी है, और अगर इंडिया में हो तो द वैल्यू असेस और असेसेबल बाय द गवर्नमेंट
फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वो लेनी है। शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, खत्म। लो जी, ये भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखना, जहां जहां पे आपने डी लिस्टिंग में लिखते थे रिवर्स बुक बिल्डिंग, वहां पे आपने लिखना है फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस। यानी कि समझो, अब दो मेथड हो गए ना। पहले हम सिर्फ क्या लिखते थे, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब आपने क्या लिखना है, और फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस मेथड। ठीक है ना, यस। तो रेगुलेशन 20, 22, 23, 17, 23, इन सब रेगुलेशन के अंदर जहां जहां पे रिवर्स बुक बिल्डिंग था, साथ में क्या लिखना है, और फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस मेथड। ठीक है जी, क्योंकि नया मेथड आ गया ना। इसके अलावा एक रेगुलेशन 38A है। इस पर ना मैं एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगा, बिकॉज 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए, आईसीडीआर की 2 मिनट की अमेंडमेंट्स हैं। सर पहले क्या होता था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, आपको याद होगा कि हम लोग सेबी को एक डीओडी फाइल करते थे। अब सेबी कहता है कि भाई मैं चाहूं तो डीओडी आपको रिटर्न भी कर सकता हूं और फिर आपको रीसबमिट करना होगा। रिटर्न करने की क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया ये मेरी 4 बातें हैं, अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो आपका डीओडी मैं रिटर्न कर दूंगा। पहला, डीओडी मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल भाषा में with visual representation of data so as to ensure ease of understanding of its content। मतलब आप डिफिकल्ट तरीके से नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि डीओडी का पर्पस क्या है बेटा, डीओडी का पर्पस है लोगों को समझाना अबाउट योर कंपनी। बम्बार्डिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ताकि लोगों के लिए ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आप डीओडी में दोगे वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, डीओडी अवॉइड करेगा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेग, एम्बिगुअस एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। आप इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। आपको रिस्क फैक्टर जरूर बताने, ठीक है, आपको जरूर बताना है कि हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं इन अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में, टू ब्रिंग आउट क्लियरली रिस्क टू द इन्वेस्टर, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपकी कंपनी में क्या रिस्क है। सर अगर गड़बड़ हुई तो हम आपको रिटर्न कर देंगे और बाद में फिर आप क्या करेंगे, रीसबमिट करेंगे। रीसबमिशन में आपको दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी। मान लो मैंने रिटर्न कर दिया, आप रीसबमिट करने नहीं आए, तो ओरिजिनल जो आपने फीस दी थी वो रिफंड नहीं होगी। दोबारा सुन लो, मान लो मैंने डीओडी फाइल करा, मैंने फीस जमा कराई, फिर क्या हुआ, आपने कैंसिल कर दिया और डीओडी वापस भेज दिया कि भैया हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक करके भेजो। मैंने रीसबमिट नहीं कराया, तो जो फीस आपने शुरू में दी थी उसका रिफंड नहीं आएगा। रीसबमिशन में दोबारा फीस नहीं देनी। जो फीस पहले दी थी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सबमिशन, उसका रिफंड नहीं आएगा अगर आपने रीसबमिट नहीं करा तो। खत्म हो गया। और 2 दिन के अंदर जैसी रीसबमिशन हो जाएगा, आपको क्या करना है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है कि हमने डीओडी को रीसबमिट कर दिया है। लो जी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आपको याद ही होगा, मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। 5 लोग थे, 2 नए लोग ऐड हुए थे, अच्छे से याद है आपको। ये वही है जो 2 लोग नए ऐड हुए थे, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन याद है ना, वैसे तो 20% ऑफ द पोस्ट इशू होल्ड कैपिटल होता था, लेकिन अगर आपको याद हो तो 5 लोग पहले होता था, 5 लोग मिलकर आपकी हेल्प कर सकते हैं अप टू 10%। लेकिन अब वो 5 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 में 2 लोग कौन से ऐड हुए थे, 5 तो आपको याद ही होगा, AIF, FBCI, SCB, PFI इंश्योरेंस कंपनी। इसमें ये 2 लोग और ऐड कर दिए गए थे, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल या एंटिटी पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप अदर देन प्रमोटर, ये भी कंट्रीब्यूट साथ में कर सकते हैं। सर पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको याद होगा कि जब भी कोई आईपीओ के लिए पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन खुलता है तो मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज होता है। अगर आप मान लो प्राइस रिवाइज कर रहे हो तो वहां पर आप पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो फॉर मिनिमम 3 वर्किंग डेज। लेकिन अगर फोर्स मैज्योर या बैंकिंग स्ट्राइक का केस है तो मिनिमम 1 दिन के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बस याद रखना, फोर्स मैज्योर के लिए या बैंकिंग स्ट्राइक के लिए जो एक्सटेंशन होगा वो मिनिमम 1 वर्किंग डेज का होगा, अदरवाइज मिनिमम 3 वर्किंग डेज एक्सटेंशन होता है अगर रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड की बात हो रही है। बेटा ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया। क्या ये सब समझ में आ गया, यस और नो? बोलो बेटा। बस एक छोटा सा पार्ट, रेगुलेशन 38A,
मैं रेगुलेशन 38A जो है, मैं इसको 5-7 मिनट का ही है, मैं चाहता हूं मैं इसको एक अलग से एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दूं, ताकि आप इसको जब देखें तो आपको अच्छे से समझ आए ये अलग सी एक रेगुलेशन ऐड क्यों किसके लिए हुई है। सबको क्लियर है? बोलो। ठीक है, बता दूं क्या? देखो, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज कौन होती हैं? इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं, सुन लो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं जो होल्ड करती हैं इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, या होल्ड एसेट्स अदर देन सच इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, इनका काम ही क्या होता है? दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज वो कंपनीज जो होल्ड करती हैं क्या? इन्वेस्टमेंट्स। कहां पर? लिस्टेड में, अनलिस्टेड में। ठीक है ना? और इसके अलावा वो कुछ अदर एसेट्स को भी होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर इनकी डीलिस्टिंग हो रही है तो इनको एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, और वो प्रोसीजर क्या है? ध्यान से सुनो। पब्लिक शेयर होल्डर्स को ये क्या करेंगे, जितने भी इनके पास लिस्टेड कंपनी में शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, ये उनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटाइटलमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब आमतौर पे तो अभी तक यही होता था कि आप क्या करते थे, जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर है उनको आप कैश पे करते थे, है ना? यही था ना? अब यहां पर ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, आप क्या करो, जितने भी आपकी कंपनी में लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करा है वो डायरेक्ट शेयर ही बांट दो इनको, और अनलिस्टेड शेयर और अदर एसेट्स के बराबर का क्या कैश बांट दो, जो उनका हिस्सा बनता है। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोसीजर है, दोबारा पढ़ लीजिए। देखो स्पेशल मैनर क्या है, लिस्टेड कंपनी ट्रांसफर कर देगी इक्विटी शेयर जो इसके पास ऑलरेडी हेल्ड है इन दी अदर लिस्टेड कंपनी टू इट्स पब्लिक शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। खत्म। और लिस्टेड कंपनी शेल मेक पेमेंट इन कैश, यानी कि कुछ वो कैश पे करेगी अगर वो इन एक्सचेंज ऑफ अंडरलाइन शेयर और इन्वेस्टमेंट मेड इन सच इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी इन अनलिस्टेड कंपनी। मतलब समझ रहे हैं? मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, यहां पे लिस्टेड शेयर भी है, अनलिस्टेड भी है, अदर एसेट्स भी हैं। ये तो डायरेक्ट शेयर बांट देना, और इन दोनों के बराबर इक्विवेलेंट क्या बांट देना? कैश बांट देना। ठीक है ना? और जैसे ही आप ये बांटोगे ना, आपकी बैलेंस शीट में से उतने पब्लिक शेयर होल्डर जो हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। ये मान लिया जाएगा कि आपने उनको पेमेंट कर दिया, और अब आप डी लिस्टिंग में अप्लाई कर देना। इसका मतलब इन्हों को डी लिस्टिंग में अप्लाई करने का स्पेशल प्रोसीजर क्या है? पब्लिक शेयर होल्डर को जो लिस्टेड शेयर्स हैं वो शेयर बांट देना प्रोराटा बेसिस पे, इनके बदले में कैश बांट देना जो भी उनका हिस्सा बनता है, और फिर उतने शेयर यहां से एक्सटिंग्विश कर देना। अब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर डी लिस्टिंग। ठीक है ना? मैं फिर भी कोशिश करूंगा, एक 5 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। तो अब आई एम श्योर 58 मिनट्स लगे हैं हमें टू वाइंड अप दिस ऑल अमेंडमेंट्स। एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं हो सकता है कि एक 5 या 10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें सारी अमेंडमेंट्स को मैं बहुत फास्ट ट्रैक पे कवर अप कर लूं, ताकि आपको और इजी लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आज मेरे 2-3 और आएंगे। एनसीएस रेगुलेशन पे आएगा, आईएफएससी रेगुलेशन पे आएगा, तो वो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।